डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे जिन्होंने डुअल नेचर पर काफ़ी रिसर्च की थी। हालांकि उन्होंने जो रिसर्च की थी वो सिर्फ एक काल्पनिक रिसर्च थी, मतलब उनकी इमेजिनेशन में थी। अपनी बात को प्रूव करने के लिए उनके पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। एक्सपेरिमेंट का मतलब कोई प्रूफ नहीं था, साबित नहीं कर सकते थे वो जो उन्होंने कहा। तो पहली चीज़ तो ये उन्होंने कहा क्या, उसको जान लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि आखिरकार वो साबित क्यों नहीं कर पाए, और अगर साबित नहीं कर पाए तो हम इसको पढ़ते क्यों हैं। अगर वो साबित भी नहीं कर पाए तो हमारे पढ़ने का क्या मतलब है उसका। तो देखिए इनके नाम के आगे लिखा हुआ है, इनकी जो थ्योरी है उसी में लिखा हुआ है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हाइपोथेटिकल हों। हाइपोथेटिकल का मतलब जो सिर्फ हमारे इमेजिनेशन में हो, एक्चुअली में एग्जिस्ट ना करती हों, और अगर करती भी हैं तो हम उनको आपको बता नहीं सकते, प्रूफ नहीं कर सकते, साबित नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है। तो जनरली हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़े हैं, डुअल नेचर। सारी डीलिंग हमारी हुई है डुअल नेचर पर। डुअल नेचर का मतलब दो तरह का नेचर, है ना। दो तरह का नेचर किसका, लाइट का। लाइट का डुअल नेचर ना। लाइट में डुअल नेचर कितने तरह के होते हैं, एक पार्टिकल नेचर होता है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। और एक लाइट जो होती है वो कैसे बिहेव करती है, वेव की तरह। कभी कभी वो वेव की तरह बिहेव करती है, कभी कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। और इन दोनों का मिला जुला जो नेचर होता है उसको हम लोग बोल देते हैं डुअल नेचर, है ना। अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग कंडीशन बनती हैं जहाँ पर लाइट पार्टिकल की तरह और जहाँ पर लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। जैसे अगर आपको लाइट का इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन पैटर्न समझाना है कि डिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, लाइट में डिफ्रैक्शन क्यों होता है, तो आपको वेव नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट वेव नेचर आप इंटरफेरेंस को नहीं समझा सकते, आप डिफ्रैक्शन को नहीं समझा सकते। पोलराइजेशन भी एक ऐसा ही एक प्रक्रिया है, एक कंडीशन है, लाइट का बिहेवियर है जो बिना वेव नेचर के समझाया नहीं जा सकता। दिखा सकते हैं कि देखो पोलराइजेशन हो रहा है, आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप समझा नहीं सकते। उसके पीछे की जो थ्योरी है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सब वेव नेचर के थ्रू ही होकर गुजरते हैं। अगर आपको लाइट का पार्टिकल नेचर समझाना है तो कुछ फेनोमेना होते हैं जैसे कॉम्पटन इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा था। वो दोनों अगर आपको एक्सप्लेन करने हैं तो आपको लाइट के पार्टिकल नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, जैसे मान लिया अगर आपके पास कोई मेटल है और मेटल से आपको इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना है, बाहर निकालना है, तो उसके लिए आपको लाइट के वेव नेचर की नहीं बल्कि पार्टिकल नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अब ये तो हो गए वेव और पार्टिकल नेचर के बारे में। वेव नेचर में क्या होता है कि इसमें ये बताया गया है कि कोई पार्टिकल है और वो वेव की तरह मूव करता है। लाइट के पार्टिकल्स हैं वो वेव की तरह मूव करते हैं, ये बताया गया है। पार्टिकल नेचर में ये बताया गया है कि लाइट जो होती है वो वेव के फॉर्म में होती होगी, लेकिन वो साथ साथ छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में भी है। ठीक है। वेव नेचर में बताया गया है कि लाइट इस तरह से कर्व में चलती है, वेव के फॉर्म में चलती है। पार्टिकल नेचर में बताया गया है कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में रहती है। इन पैकेट्स के अंदर कुछ एनर्जी होती है, इसलिए हम इनको एनर्जी पैकेट बोलते हैं। इस एनर्जी को अगर कलर में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब जो कलर्ड एनर्जी होती है उसको हम लोग आगे चल के नाम दे देते हैं फोटोन। ये जो एनर्जी का पैकेट है इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटा, है ना। ये आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था। क्वांटा का मतलब क्या होता है, स्मॉल एनर्जी पैकेट, फाइनाइट एनर्जी विच हैव सम फ्रीक्वेंसी, एंड व्हेन दीज फ्रीक्वेंसीज एमिट waves of different colors, then this color is known as the photon। तो कलर फ्रीक्वेंसी फोटोन कहलाती है, और अगर विदाउट कलर की है, सिर्फ एनर्जी है, तो वो क्वांटा कहलाती है। ठीक है। इन दोनों नेचर में एक चीज़ जो रह गई एक्सप्लेन करने में वो ये है कि ये जो हैं ये मूव करते हैं क्या, जो फोटॉन्स हैं क्या वो मूव करते हैं, क्या वो चलते हैं, क्या उनके पास मूवमेंट होता है, क्या उनके पास वेलोसिटी है, क्या उनके पास मोमेंटम है। ये सब चीज़ें इस पूरी थ्योरी में जितना हम लोगों ने पढ़ा, आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ी, मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ी, वो सब थ्योरी ये चीज़ प्रूफ, इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने कि क्या ये फोटॉन्स मूव करते हैं या नहीं करते, मतलब चलते हैं या नहीं चलते। ठीक है। अगर ये चलते होंगे, मान लेते हैं कि ये नहीं चल रहे हैं, अगर ये नहीं चल रहे हैं
तो सबके पास वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ठीक, अगर हम ये मान के चलें कि ये फोटॉन्स मूव नहीं करते हैं तो वेलोसिटी ज़ीरो। वेलोसिटी ज़ीरो होने से क्या क्या चीज़ें ज़ीरो हो सकती हैं? एक तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज के इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर v ज़ीरो तो k भी ज़ीरो। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो इनके पास एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। कौन सी एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी? काइनेटिक। और रह कौन सी जाएगी? पोटेंशियल, mgh होती है, ये रह जाएगी इनके पास, क्योंकि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, कंजर्व रहती है। तो अगर एक ज़ीरो है तो दूसरा का एग्जिस्टेंस होगा, पोटेंशियल रहेगी। ठीक है, हम ये कंडीशन तब लेके चल रहे हैं जब हम ये मान के चलते हैं कि वेलोसिटी कैसी है, ज़ीरो है। लेकिन क्या फोटॉन की वेलोसिटी वास्तविकता में ज़ीरो होती है? अगर फोटॉन की वेलोसिटी ज़ीरो होती और अगर इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें यही बताया जाता है कि हमारे पास एक मेटल की सरफेस होती है, मेटल की प्लेट होती है, यहाँ पर कुछ फोटॉन्स आते हैं, ये फोटॉन ही तो हैं, आकर के इंसिडेंट होते हैं। इन फोटॉन्स के पास जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है। यही तो एक्सप्लेन करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर ये फोटॉन यहाँ से चले हैं, किसी सोर्स से चले हैं और आ करके इस मेटल की सरफेस पे इंसिडेंट हुए हैं, तो इनको कोई चला के भी तो लाया होगा, कोई सोर्स होगा, कोई फोर्स होगा जो इनको यहाँ से यहाँ तक लेके आया होगा। और अगर चल के आए हैं ये, तो इनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी ज़रूर होगी, है ना? अगर कुछ वेलोसिटी ज़रूर होगी तो इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, बिकॉज अगर वेलोसिटी होगी तो एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक होगी। अगर वेलोसिटी नहीं होगी तो उनके पास काइनेटिक भी नहीं होगी। तो अगर ये यहाँ से चल के आए हैं इस पॉइंट से और आ करके इस पे इंसिडेंट हुए हैं, तो इनके पास कुछ एनर्जी भी होगी और साथ साथ में कुछ वेलोसिटी भी होगी, जो इनको क्या देगी? काइनेटिक एनर्जी, है ना? के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, अगर इनके पास एनर्जी है और ये फोटॉन्स हैं, मान लीजिए ये फोटॉन्स हैं, तो फोटॉन्स कैसे चल के आ रहे हैं? क्या वो स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं मूव करते हुए? रेडिएशन के फॉर्म में आ रहे हैं। सन से जो लाइट आती है वो स्ट्रेट लाइन की बजाय वेव के फॉर्म में आती है। अगर वो वेव के फॉर्म में आती है तो इसका क्या मतलब है? वो कर्व में चल के आते हैं, है ना? कर्व का मतलब इस शेप में चल के आते हैं, ये जो शेप आप देख रहे हैं इस शेप में चल के आते हैं। जैसे एक फोटोन यहाँ हो गया, अगला फोटोन यहाँ होगा, अगला फोटोन यहाँ, इस तरह से फोटोन मूव करेंगे, इस तरीके से मूव करते हुए चलते आएंगे। और हर एक फोटॉन के पास एक डेफिनेट अमाउंट में, निश्चित मात्रा में एनर्जी होगी। सबके पास होगी अलग अलग या सेम? जितने भी यहाँ फोटॉन्स हैं सबके पास एनर्जी अलग अलग होगी या सेम होगी? अलग अलग होगी। सबके पास एनर्जी सेम होगी या अलग अलग होगी? दो आंसर हैं, या तो सेम या तो अलग। अगर सेम गलत है तो अलग सही होगा, अगर अलग सही है तो सेम गलत होगा। अच्छा, आइंस्टीन की जरा थ्योरी याद करिए। आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी में जब फोटॉन को एक्सप्लेन किया था तो उन्होंने क्या बताया था? कि लाइट जो होती है वो एनर्जी पैकेट्स के रूप में चलती है, ठीक है ना? एनर्जी पैकेट जो होते हैं उनको क्वांटा बोला जाता है। क्वांटा एक फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी, वही वाइब्रेशन अगर कलर्ड होते हैं तो उसको फोटॉन बोल देते हैं, कहते हैं। फिर उन्होंने बताया था कि हर एक फोटॉन के पास एक एनर्जी होती है, ठीक? वो एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू। एच न्यू मतलब एच और न्यू का मल्टीप्लिकेशन। एच यहाँ पर क्या है? प्लांक कांस्टेंट। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल में होती है या प्रोपोर्शन में होती है, कह सकते हैं भाई। जैसे कि ये एनर्जी है E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू एनर्जी है, तो H क्या है? प्लांक कांस्टेंट। तो E अगर प्रोपोर्शन किसके दे मान लेंगे हम लोग? न्यू के।
फ्रीक्वेंसी के। अगर इसको कांस्टेंट मान के चल रहे हैं तो ये इसके प्रोपोर्शन में होगा ना। अगर प्रोपोर्शन में है तो इसका क्या मतलब है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसके पास एनर्जी ज़्यादा। ये तो हम लोगों ने पहले ही दिन डिस्कस किया था इस चीज़ को कि फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी डिपेंड करती है ना। बोलिए। तो एक फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन होगा उसके पास, उसमें जितने भी फोटॉन्स होंगे सबके पास सेम अमाउंट में एनर्जी होगी। अब एक फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, आपके पास 7 कलर्स हैं ना लाइट के, हैं। रेड की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, ऑरेंज की अलग होती है, येलो की, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है कि नहीं। या सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, फ्रीक्वेंसी समझते हो ना, साइकिल पर सेकंड, है ना। और वो अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पे करती है, वेवलेंथ पर। अगर वेवलेंथ को बढ़ा देंगे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो इन सबकी वेवलेंथ अगर डिफरेंट डिफरेंट है, अगर सबकी वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट है तो सबकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी। वो अलग बात है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा घट जाएगा, वो तो अलग कंडीशन है। लेकिन इसके साथ ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। अगर आप ऑप्टिक्स में जाएं तो आपको ये बताया जाता है कि अगर प्रिज्म से कोई वाइट लाइट पास करें, एक प्रिज्म से एक वाइट लाइट पास करेंगे तो क्या होता है, वो उसको 7 कलर्स में डिवाइड करती है। ये 7 कलर्स यही तो होते हैं, है ना। तो 7 कलर्स में ही क्यों डिवाइड करती है, बिकॉज लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स कह सकते हैं। अब ये 7 कलर हमको क्यों दिखते हैं अलग अलग यहाँ पे, हमको 7 कलर क्यों दिखते हैं अलग अलग, क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। और फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पे करती है, वेवलेंथ पे। तो क्योंकि सबका वेवलेंथ अलग अलग है इसलिए सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है ना। अगर आप यहाँ पे सामने खड़े हैं इस जगह पर, यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं लाइट को बाहर आते हुए, तो सबसे पहले आपको कौन सा कलर नजर आता है, रेड। सबसे पहले क्यों नजर आता है, क्योंकि रेड की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। अब वेलोसिटी ज़्यादा होने का क्या मतलब है, वो तेज चल रहा है तभी तो वेलोसिटी ज़्यादा है। और अगर वेलोसिटी ज़्यादा, तो क्योंकि v इक्वल टू होता है एन लैम्डा, तो वेलोसिटी अगर ज़्यादा हुई तो फिर वेवलेंथ भी ज़्यादा हो गया, होगा कि नहीं। और अगर वेवलेंथ ज़्यादा हुआ तो क्या कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, होगा कि नहीं। तो अगर हम केवल रेड लाइट की बात करें, हमारे पास रेड लाइट के मान लो 10 फोटॉन्स हैं, 10 क्वांटा हैं केवल रेड के, और किसी के नहीं है। तो इनके सबके पास जो एनर्जी होगी, दसों के पास, वो सब बराबर होगी। अगर एक के पास 2 जूल है तो बाकी के 9 के पास भी 2 ही जूल रहेगी। लेकिन अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को बदल दें, रेड की बजाय हम ग्रीन ले लें या ब्लू कलर ले लें, और ब्लू कलर के भी 10 क्वांटा ले लें, 10 एनर्जी पैकेट्स ले लें, तो इनकी फ्रीक्वेंसी सबकी आपस में तो सेम होगी, लेकिन इस कलर की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। और वो डिफरेंस कहाँ से आता है, लैम्डा की वजह से। ठीक है, क्योंकि सबका वेवलेंथ अलग अलग है इसलिए सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो हर एक कलर की फ्रीक्वेंसी तो अलग होती है, ठीक। लेकिन अगर एक ही कलर की हम बात करें तो उसमें जितने भी क्वांटा होंगे, जितने भी फोटॉन्स होंगे, सबके एनर्जी कैसी होगी, सेम होगी। तो अगर यहाँ पर, कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, अगर फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं और अगर एक ही कलर का फोटॉन है, एक ही कलर का सोर्स है, या तो ब्लू या ग्रीन या ऑरेंज या वॉयलेट या रेड, कोई एक कलर का है, तो चाहे जितने फोटॉन्स यहाँ पर हम इंसिडेंट करें, सबकी एनर्जी कैसी होगी, सेम होगी। तो अगर इस वाले फोटॉन के पास, पहला वाला जो फोटॉन है, अगर इसके पास एनर्जी E बराबर एच न्यू है, तो दूसरे वाले के पास भी उतनी ही होगी, एच न्यू। तीसरे वाले के पास भी एच न्यू ही होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम रेड की बजाय यहाँ से एक दूसरा कलर इंसिडेंट कर दें, जैसे कि ब्लू, तो इसका जो फोटॉन होगा उसके पास एनर्जी होगी एच न्यू, लेकिन ये जो एच न्यू है वो इस एच न्यू से डिफरेंट होगा, अलग होगा। तो एनर्जी सेम होती है, कब सेम होती है, जब फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम हो। अगर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज हो जाता है तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से देखिए, अगर ये एक रेड का सोर्स है और ये फोटॉन्स को एमिट कर रहा है, या ये ब्लू का सोर्स है, ये फोटॉन्स को एमिट कर रहा है, तो क्या ये फोटॉन यहां से एमिट होने के बाद चल के नहीं आ रहे हैं प्लेट तक, चल के ही तो आ रहे हैं। और अगर वो चल के आ रहे हैं तो उनके पास क्या होगा, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी होगी तो उनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी।
और यही एनर्जी ये आ करके इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। तो क्या ये फोटॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं? बताइए, क्या ये फोटॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं? अगर ये मूव नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे सोर्स रखा है, सोचिए ज़रा, इस जगह पे, और यहाँ से एक फोटॉन एमिट होता है, उसके पास एनर्जी होती है एच न्यू, और इस एनर्जी को ले करके अगर ये यहाँ से चलेगा नहीं तो प्लेट तक नहीं आएगा, मेटल की सरफेस तक नहीं आएगा, और अगर सरफेस तक नहीं आएगा तो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करके ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट नहीं करा सकता, है ना? और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं तो इसका मतलब ही यही है कि ये फोटॉन चल के आया होगा सोर्स से निकलने के बाद, और इसने अपनी एनर्जी इन मेटल की इलेक्ट्रॉन्स को दिए होंगे, है ना? तभी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि फोटॉन्स मूव कर रहे हैं? बताइए, क्या हम ये नहीं कह सकते कि फोटॉन्स मूव कर रहे हैं? मूव तो कर रहे हैं ना। और अगर फोटॉन्स मूव कर रहे हैं तो उनके पास क्या होगा? वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी रही होगी तो एनर्जी रही होगी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक। यही डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया था कि पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब फोटॉन्स जो होते हैं, वो पार्टिकल तो हैं ही, मतलब फोटॉन पार्टिकल तो हैं। पार्टिकल का मतलब जिनके पास एक फाइनाइट एरिया हो, कुछ एनर्जी हो, वो पार्टिकल हो जाएंगे। लेकिन ये पार्टिकल पार्टिकल होने के साथ साथ मैटर के साथ साथ वेव भी होते हैं। मतलब पार्टिकल तो हैं ये, इसको डी ब्रॉगली ने नकारा नहीं था कि पार्टिकल नहीं है ये। डी ब्रॉगली का मतलब सिर्फ पार्टिकल से नहीं था, डी ब्रॉगली का मतलब था अगर पार्टिकल है तो क्या उसके पास वेव नेचर है, और अगर वो उसके पास वेव है तो क्या उसके पास पार्टिकल नेचर है। मतलब वो दोनों तरफ से स्टडी कर रहे थे, ठीक है, सीधा भी और उल्टा भी। और इसको एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने ये बताया कि पार्टिकल हैव वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, दोनों नेचर होते हैं उसके पास। यही डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था, लेकिन बस ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है पढ़ने लायक, बस इतनी ही थ्योरी है कि पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। चलिए, इसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, तो 1924 में डी ब्रॉगली ने अपनी बात कही थी। डी ब्रॉगली फर्स्ट इंट्रोड्यूस दैट फर्स्ट इंट्रोड्यूस दैट लाइक रेडिएशन मैटर also has dual nature। डी ब्रॉगली ने 1924 में सबसे पहले ये बताया कि जैसे रेडिएशन में डुअल नेचर होता है, वेव और पार्टिकल, वैसे ही मैटर में भी डुअल नेचर होता है। मैटर का मतलब किसी पार्टिकल में, ठीक है। मतलब एक जैसे फोटॉन की बात कर रहे थे, सेम वही फोटॉन के पास पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। अकॉर्डिंग टू हिम, देखिए ये जो पॉइंट है यही इनकी हाइपोथेसिस है। अकॉर्डिंग टू हिम, all material particles all material particles according to him, all material particles when in motion when in motion
बिहेव्स लाइक वेव। जितने भी मेटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब फोटॉन्स होते हैं, जब मोशन में होते हैं तो वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? वेव की तरह। और इसका उल्टा भी उन्होंने बताया था। एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी, ये उनकी हाइपोथेसिस थी, जो सेकंड वाला पॉइंट है, यही उनकी हाइपोथेसिस थी कि अकॉर्डिंग टू हिम ऑल मटेरियल पार्टिकल्स व्हेन इन मोशन, जब वो मोशन में होंगे, देखिए ये मस्ट कंडीशन है, व्हेन इन मोशन ऑल मटेरियल पार्टिकल्स व्हेन इन मोशन बिहेव्स लाइक वेव्स। ठीक है। और ऐसे उन्होंने बोला कि जब कोई वेव होगी मोशन में, तो वो भी किसकी तरह बिहेव करेगी? पार्टिकल की तरह। मतलब जैसे एक फोटोन आपके पास है, ये एक फोटोन है, तो फोटोन एक पार्टिकल ही तो होता है ना? इसको आप चाहे मटेरियल पार्टिकल कहें, चाहे सिंपल फोटोन कहें या सिंपल पार्टिकल कहें, बात एक ही है। तो जब ये रुका रहेगा तो ये वेव की तरह बिहेव नहीं करेगा। रुका मतलब स्टेशनरी। और जैसे ही इसको हम चला देंगे, मूव करा देंगे, मतलब अगर ये चल रहा होगा इस तरीके से, तो जब ये चलेगा तो ये पार्टिकल की तरह तो बिहेव करेगा ही करेगा। इसका पार्टिकल वाला नेचर खत्म नहीं होगा, लेकिन एक नया नेचर आ जाएगा, और वो कैसा होगा? वेव की तरह। ठीक है। तो जब ये चल रहा होगा इस तरीके से, तो एक फोटोन यहाँ से चलना शुरू करता है, ये फोटोन यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। आगे बढ़ते हुए ये अपने पार्टिकल नेचर को ख़त्म नहीं करेगा, इसके पास पार्टिकल नेचर भी रहेगा और वेव नेचर भी रहेगा। ठीक है। यही डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी। हाइपोथेसिस का मतलब होता है सिर्फ काल्पनिक विचार थे। ठीक। तो बात यही है कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है जो चीज़ें हमारे पास हैं और उनको हम साबित नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ कह के आपको समझा सकते हैं। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक। तो इतनी ही हाइपोथेसिस है केवल डी ब्रॉगली की। नहीं, अभी रुक जाइए, अभी थोड़ा सा और बाकी है इसमें। ठीक। ये तो केवल थ्योरी का पोर्शन था। ठीक है। अब डी ब्रॉगली ने ये बताया कि पार्टिकल्स के पास पार्टिकल नेचर तो होता है और वेव नेचर भी होता है। अभी थोड़ी देर पहले, डी ब्रॉगली से जस्ट पहले, हम लोगों ने डुअल नेचर पढ़े थे। डुअल नेचर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कि पार्टिकल है, उसको जब हमें कॉम्पटन इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करना होगा, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे एज अ पार्टिकल। और जब उसी लाइट को हमको इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करवाना होगा, तो हम कैसे यूज करेंगे? वेव की तरह। जब हम वेव की तरह एक्सप्लेन करवा रहे होंगे लाइट को, तो हम पार्टिकल नेचर को निगलेक्ट कर देंगे। और जब पार्टिकल नेचर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो वेव नेचर को एक्सप्लेन निगलेक्ट कर देंगे। मतलब एक टाइम पर हम एक ही नेचर को समझेंगे, दूसरे को क्या करेंगे? भूल जाएंगे। ठीक है। मतलब दोनों नेचर एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन डी ब्रॉगली ने जस्ट उल्टा बोल दिया। उन्होंने कहा कि अब आगे से हमारी बात अगर आपको माननी है, तो आगे से ये मान के चलिए कि एक फोटोन के पास पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर दोनों रहते हैं, मौजूद एक ही टाइम पर। ठीक है। मतलब अभी तक आइंस्टीन, मैक्सवेल, थॉमसन, रदरफोर्ड, ये सब ये बताते चले आए कि पार्टिकल अलग होता है और वेव अलग होती है। भले ही उसका सोर्स एक ही हो, लेकिन जब वो जैसा बिहेव करती है वैसा उसका नाम हो जाता है। लेकिन डी ब्रॉगली क्या बताए कि दोनों को मिला दो और खिचड़ी बना लो। मैटर को वेव की तरह, वेव को मैटर की तरह। अब क्योंकि ना तो डी ब्रॉगली ये बता रहे थे कि एग्जैक्टली फोटोन है, और ना ही ये बता पा रहे थे कि ये एग्जैक्टली वेव है। ना तो ये वेव नेचर में आ रहा है और ना ही पार्टिकल नेचर में आ रहा है। तो डी ब्रॉगली ने इसको एक नया नाम दिया। जब दोनों पार्टिकल दोनों की तरह साथ साथ बिहेव करेगा, तो डी ब्रॉगली ने इसको एक नया नाम दिया और इसको बोला डी ब्रॉगली कॉल्ड दीज वेव्स मैटर वेव्स।
डी ब्रॉगली ने इनको क्या नाम दिया? मैटर वेव्स। ठीक है ना? तो मैटर वेव्स देखिए, नाम से पता चल रहा है कि इसमें दोनों नेचर होंगे, वेव वाला भी होगा और पार्टिकल वाला भी होगा। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे मैटर वेव्स क्या होता है, किसने इंट्रोड्यूस किया, तो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? डी ब्रॉगली ने। आइंस्टीन ने नहीं किया था, याद रखिएगा। आइंस्टीन ने केवल मैटर को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। हाइगेंस ने उसके वेव नेचर को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन दोनों नेचर एक साथ इंट्रोड्यूस करने वाले आदमी का नाम क्या है? डी ब्रॉगली। और स्टार्टिंग कब से हुई? 1924। अब अगर इन पार्टिकल्स के पास वेव है, मतलब वेव नेचर है, देखिए वेव नेचर है, तो अगर वेव नेचर है तो इनके पास क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगी। हाँ, लैम्डा वेवलेंथ होगी, होगी ना? तो आखिरकार वेवलेंथ कितनी होती है, ये भी तो निकालना पड़ेगा। अगर वेव नेचर है, अगर ये वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इनके पास फ्रीक्वेंसी भी होगी, वेवलेंथ भी होगी। तो केवल इतना कहने भर से थोड़ी ना हम मान लेंगे कि तुमने कह दिया कि पार्टिकल्स के पास वेव नेचर होता है, हमने मान लिया। पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी हमको दिखाओ, पार्टिकल की वेवलेंथ दिखाओ, तब तो हम मानेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि विजिबल लाइट जो है, अगर 4000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ है तो विजिबल लाइट हो जाती है। 4000 से ज़्यादा है तो इंफ्रारेड, और कम है तो अल्ट्रावायलेट। होती है कि नहीं? तो हमने एक मतलब एक वो स्टैंडर्ड बना रखा है कि 4000 से नीचे मतलब अल्ट्रावायलेट, 4000 से ऊपर मतलब विजिबल, और ज़्यादा रखेंगे तो इंफ्रारेड। है ना? तो वैसे हमको वेवलेंथ बताइए कि जो जिस मैटर वेव्स की आप बात कर रहे हैं उनकी वेवलेंथ है या नहीं है, और अगर है तो बताइए कितनी होती है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव्स। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली के अनुसार पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होते हैं। अगर दोनों नेचर होते हैं तो उनकी वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी, वो निकालनी है हम लोगों को। ठीक है। सिंस सिंस एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन ई बराबर कितनी होती है? एच न्यू। एक फोटॉन के पास इतनी तो एनर्जी होती है। आइंस्टीन ने क्या बोला कि ये फोटॉन के साथ पार्टिकल नेचर भी होता है और साथ साथ में वेव नेचर भी होता है। अगर वेव नेचर होता है तो उनके वेव के पास कितनी एनर्जी होती है? तो बाई आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन, ई बराबर क्या होता है? एम सी स्क्वायर। होता है ना? ये जो रिलेशन है, ये वाला, ये क्या बताता है? इस रिलेशन से आप लोगों को क्या समझ में आता है? इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। कन्वर्टेबल हैं, है ना? ये हम लोगों ने आइंस्टीन की थ्योरी में पढ़ा था कि एनर्जी को अगर हम मास में और मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए, अगर, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। जैसे हमने कहा हम इस मार्कर की वेलोसिटी चाहते हैं कि लाइट के बराबर हो जाए, इस मार्कर की। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस मार्कर को, इसका जितना भी मास होगा, पूरे मास को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? उसकी एनर्जी में। और क्योंकि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, तो फिलहाल ऐसा ही है, इस वजह से हम इसको लाइट की स्पीड के इक्वल नहीं दिखा पा रहे हैं। ठीक है। तो ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर हो गया। ठीक। अब यहाँ से हम निकालिए
इसको 2 कर दिया, चलिए ठीक है। तो मास ऑफ फोटोन, यहाँ से मास निकालेंगे, m इक्वल टू कितना आ जाएगा, E अपॉन सी स्क्वायर। ई की वैल्यू देखें हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से क्या निकाली है, एच न्यू। यहाँ पुट कर देंगे, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, मास मिल गया। ठीक है, अब मोमेंटम निकाल लीजिए, अगर मास मिल गया है तो। मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम कितना होता है, P इक्वल्स टू एम बी, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन मोमेंटम कहलाता है। ये जो मास निकाला हम लोगों ने वो यहाँ पुट कर दीजिए, तो P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, m की जगह पर आ जाएगा एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू वी। ठीक है, अब क्योंकि ये फोटोन है, ये क्या है, फोटोन ही तो है, जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं वो फोटोन ही तो है। और फोटोन की स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट के। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू सी के इक्वल, देयर फोर मोमेंटम आ जाएगा एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी। सी से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच न्यू अपॉन सी। ये मोमेंटम आ गया, ये फोटोन है ना, और फोटोन की जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है, तो v की जगह पर हम c लिख देंगे। ये मोमेंटम होता है फोटोन का। अभी वेवलेंथ आना बाकी है। ठीक है, सिंस हमको क्या पता है, न्यू बराबर क्या होता है, c अपॉन लैम्डा, ये सारे फोटोन के केस में है। अब न्यू की जगह पर क्या रखेंगे, c बाई लैम्डा, देयर फोर पी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, h अपॉन सी, और न्यू की जगह पर क्या आ जाएगा, c बाई लैम्डा, c से c कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमको मिल जाएगा h अपॉन लैम्डा। सो वी गेट मोमेंटम इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट अपॉन वेवलेंथ। यहां से आप लैम्डा निकाल लीजिए, h अपॉन p, ये होती है उस फोटोन की वेवलेंथ जो मैटर और फोटोन पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है। मतलब मैटर वेव्स की वेवलेंथ होती है h बाई पी। ठीक है, यहाँ पे p क्या है, मोमेंटम है। तो मोमेंटम की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू एम वी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे रखेंगे, देयर फोर लैम्डा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, h अपॉन एम वी। देखिए ये आ गया एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, यही है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन। इस रिलेशन में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं शामिल, लैम्डा शामिल है, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, एच शामिल है, एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, एम शामिल है, एम इज मास, और वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी होती है, अगर कोई पार्टिकल चल रहा हो, है ना, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, अगर कोई पार्टिकल चल रहा है ना, तो क्या वो लाइट की स्पीड से चल रहा है, यहाँ देख के बताइए। जिस पार्टिकल की बात हो रही है, जिस फोटोन की बात हो रही है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है या नहीं है, क्या वो फोटोन लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है, इसको देख के बताइए। नहीं ना, क्योंकि लाइट की स्पीड से अगर मूव करता
तो उसके पास वेलोसिटी की जगह पर स्पीड ऑफ लाइट होता, c होता, है ना। और अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से कम स्पीड पर चलता है तो उसको हम लोग लाइट की स्पीड के फोटोन के बजाय क्या नाम देते हैं? सिंपल पार्टिकल। हम इस मार्कर को अगर लाइट की स्पीड से मूव करा दें 3 लाख मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, तो फिर ये क्या कहलाएगा? मार्कर कहलाएगा। तो फिर ये फोटोन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लाइट का पार्टिकल हो जाएगा। और अगर इसकी स्पीड लाइट की स्पीड से कुछ भी कम है, हल्की सी भी कम है, तो फिर इसको हम सिंपल पार्टिकल बोलेंगे। और ये स्पेसिफिकली क्या कहलाएगा? मार्कर। जैसे हमको कोई दौड़ा दे और हमारी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए तो हमारा नाम चेंज हो जाएगा, हम फोटोन हो जाएंगे, क्योंकि फोटोन ही ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो सिर्फ लाइट की स्पीड से मूव कर सकते हैं, कोई और नहीं, ठीक है। और अगर उसी फोटोन को हम पकड़ लें और उसकी स्पीड कम कर दें, लाइट की स्पीड से कम कर दें, तो वही फोटोन कन्वर्ट हो जाता है पार्टिकल में, ठीक। ठीक है। तो अगर हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के बराबर स्पीड नहीं है, उससे कम है, तो हम कहेंगे कि ये किसकी स्पीड है? पार्टिकल की, है ना। और इससे, इस वेलोसिटी से क्या जुड़ा हुआ है? लैम्डा। लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। और वेवलेंथ क्या किसी पार्टिकल की होती है क्या? वेवलेंथ किसकी होती है? किसी वेव की होती है ना। तो क्या ये रिलेशन एक पार्टिकल की स्पीड को एक वेव की वेवलेंथ से कनेक्ट नहीं कर रहा है? क्या इस रिलेशन से हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक पार्टिकल की वेवलेंथ यानी कि वेव, एक पार्टिकल की वेलोसिटी आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना? कह नहीं सकते हम? तो यही तो डी ब्रॉगली ने बताया था कि पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी रहेगी और वेवलेंथ भी रहेगी। तो इसके बाद लिख लीजिए, दिस एक्सप्रेशन कनेक्ट्स, या दिस रिलेशन कनेक्ट्स, क्या कनेक्ट करता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव किसके साथ जोड़ता है? टू द वेलोसिटी, टू द वेलोसिटी और मोमेंटम। मोमेंटम, एमवी मोमेंटम होता है। और ये जो मोमेंटम है ये पार्टिकल का होता है, मोमेंटम किसी वेव का नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। इसलिए किसी पार्टिकल के पास यही वो रिलेशन था जिसकी वजह से डी ब्रॉगली इस नतीजे पर पहुंचे थे कि मैटर वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। ओके, हो गया। अब इससे हमको रिजल्ट क्या मिले, क्या सीखने को मिला? सारा खेल तो रिजल्ट पे होता है ना। तो रिजल्ट क्या मिले बताइए जरा, पहला रिजल्ट देखिए। क्या रिजल्ट आते हैं? फर्स्ट रिजल्ट देखिए, इस रिलेशन को देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना देना। 3 तो हम लोगों ने बनाई नहीं थी, इसको 3 बना दीजिए। और जरा थर्ड वाले रिलेशन को देखिए, अगर हम थर्ड रिलेशन में, अगर हम वेलोसिटी को ज़ीरो कर दें, थर्ड रिलेशन में अगर वेलोसिटी को ज़ीरो कर दें, इफ वेलोसिटी ज़ीरो, यहाँ पर अगर ज़ीरो कर दें तो देखिए क्या होता है। लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन एम इंटू ज़ीरो, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो इज़ ज़ीरो। तो लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा? h अपॉन ज़ीरो। और किसी भी क्वांटिटी को अगर ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो मैथमेटिक्स ये कहती है कि वो क्वांटिटी इनफाइनाइट हो जाती है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा हमारा? इनफाइनाइट। h अपॉन ज़ीरो मतलब इनफाइनाइट, लैम्डा इज इनफाइनाइट। इसका क्या मतलब हुआ बताइए? इसको देख के आपको क्या पता चला? बोलिए।
बोलिए भाई। अगर वेलोसिटी जीरो है तो लैम्डा हमारा फाइनली कितना मिल रहा है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू जिसको मेजर नहीं कर सकते, हमारी गिनती के बाहर है वो, है ना। तो जो चीज़ हम गिन नहीं सकते उसको हम ये मान के चलते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, यही तो मानते हैं। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? जो फाइनाइट ना हो, वही तो होता है। तो अगर ये इनफाइनाइट है लैम्डा, तो लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ किसकी होती है? वेव की। अगर हम किसी वेव की वेवलेंथ को मेजर ही नहीं कर सकते, हम बता ही नहीं सकते कि उसकी वेवलेंथ कितनी है, तो क्या हम उसकी वेव का नेचर को बता पाएंगे? अगर हम वेवलेंथ ही नहीं बता पाते हैं तो वेव का नेचर ही हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। इसका मतलब अगर हमको किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ या किसी वेव की वेवलेंथ हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब हमारे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो कौन सी कंडीशन है जहां पर वेवलेंथ इनफाइनाइट मिल रहा है? जब वेलोसिटी कैसी रखी है? जीरो। मतलब अगर पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, अगर पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ भी अपने आप खत्म हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल की वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए क्या जरूरी है? कि वो मूव करे। अगर वो स्टेशनरी है तभी तो वेलोसिटी जीरो होगी। अगर वो स्टेशनरी है तो वेवलेंथ भी खत्म। मतलब पार्टिकल की वेवलेंथ और पार्टिकल की स्पीड आपस में कैसे हैं? जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, है कि नहीं है। बिना स्पीड के हम वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक, लिख लीजिए हेंस। इसके बाद लिख लीजिए हेंस वेव्स आर एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल्स ओनली। वेव्स आर एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल्स ओनली। दूसरा रिजल्ट देखिए। सेकंड रिजल्ट देखिए। लैम्डा लैम्डा does not depends upon the charge of particle। ये दूसरा रिजल्ट है। यहां पे देखिए इक्वेशन नंबर 3 में देखिए, लैम्डा किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो एच पर, दूसरा एम पर, तीसरा वेलोसिटी पर। कहीं भी यहाँ पर उस पार्टिकल की जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसकी बात डी ब्रोगली कर रहे थे, उस पार्टिकल का चार्ज कहीं पर मेंशन नहीं किया गया। हमको ये नहीं बताया गया कि जिस फोटोन की हम बात कर रहे हैं वो फोटोन प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके पास चार्ज है या नहीं है। फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मूले में कहीं भी चार्ज का मेंशन नहीं हुआ है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि लैम्डा डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑफ पार्टिकल। इससे क्या पता चलता है? चार्ज पर डिपेंड करे ना करे क्या फर्क पड़ता है ना। हमको क्या लेना देना चार्ज से? हम चार्ज की बात ही नहीं कर रहे थे। लेकिन इस रिजल्ट से एक बहुत बड़ी चीज सामने आई, और वो क्या? कि लाइट के पास एक नेचर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। आपने कहीं पढ़ा है? लाइट के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर भी होता है। वो कभी कभी इलेक्ट्रिक नेचर की तरह बिहेव करती है, कभी कभी मैग्नेटिक नेचर की तरह बिहेव करती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जिस वेव की बात डी ब्रोगली कर रहे थे उस वेव के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर नहीं है। ठीक है,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, तो लिख लीजिए इसको। हेंस मैटर वेव्स, मैटर वेव्स का मतलब ऐसी वेव जिनका नाम किसने दिया था, डी ब्रॉगली ने। हेंस मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डी ब्रॉगली की वेव्स जो हैं क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, तो आंसर है नहीं होती। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि डी ब्रॉगली की जो वेवलेंथ है वो इन मैटर वेव्स के पार्टिकल के चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें चार्ज है ही नहीं कहीं शामिल। ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नेचर क्या होता है कि ये जो वेव होती हैं वो तभी बन पाती हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में हो। यहाँ पे क्या है, पार्टिकल तो है, उसके पास मोशन भी है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, चार्ज नहीं है। तो इसलिए वो क्या नहीं है, ये नहीं है, बाकी चाहे कुछ भी हो। और बाकी जो भी हैं उसको नाम डी ब्रॉगली ने क्या दिया था, मैटर वेव्स। ठीक है। तो इनका प्रोडक्शन होता है जब कोई पार्टिकल चार्ज होता है, तभी बन पाती हैं ये। और क्योंकि यहाँ पर चार्ज नहीं है, इसलिए मैटर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में नहीं आती। दैट्स इट, खत्म। ठीक, ये रिजल्ट मिल गया। चलिए, थोड़ा सा और है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि लैम्डा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन क्योंकि वैज्ञानिक खुराफाती होते हैं, कुछ ना कुछ कमी तो निकाल ही लेते हैं। डी ब्रॉगली को बैठाया गया क्लास में और उनसे कहा गया कि अपनी लैम्डा को प्रूफ करो। उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया। एक साइंटिस्ट थोड़ा खुराफाती किस्म का था, उसने वो खड़ा हुआ और बोला, सर ये बताइए, अगर हम इन मैटर वेव को रिप्लेस कर दें किसी इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब मैटर वेव में जो फोटोन आपने रखे हैं उसको हटा दें वहाँ से और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रख दें, तो क्या आपकी थ्योरी एग्जिस्ट करेगी? मतलब आपकी जो थ्योरी है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ उन पार्टिकल्स के लिए फॉलो होती है जो फोटोन नेचर के हों, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके साथ भी फॉलो करती है? ठीक है। तो थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक। इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल के लिए होगा। तो चार्ज पार्टिकल अगर इस फोटोन को हम लोग रिप्लेस कर दें किससे, इलेक्ट्रॉन के साथ, तो क्या क्या हो सकता है, इसको हटा दें हम। ये याद रखिएगा, रिलेशन इक्वेशन नंबर 3 का काम आएगा आगे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन। सिंस वी नो दैट लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी, ये हम लोग अभी निकाल के आए हैं। एंड के इक्वल टू, वी नो दैट के बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से वेलोसिटी निकालिए, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2k अपॉन m। यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा रूट 2k अपॉन m। ये वेलोसिटी आ जाएगी। ये हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन के लिए हो रहा है, क्योंकि हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके लिए निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं। अब क्योंकि हमें वेवलेंथ पता करना है ना, हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ। वेवलेंथ इस रिलेशन में है, देखिए इस रिलेशन में वेवलेंथ है। यहाँ पर h प्लांक कांस्टेंट है, इसमें तो कोई छेड़खानी हो नहीं सकती। मास है, मास में हम छेड़खानी नहीं कर सकते। बचा क्या, तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल ली है। ये किसकी वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हमको मिल जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम, और v की जगह पर आएगा रूट
2k/m। ठीक है, अब इस m को थोड़ा सा इसके अंदर कर देते हैं तो देखने में अच्छा लगेगा, बाकी ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इतनी होती है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, लेकिन अगर आप m को अंदर कर देंगे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, डेकोरेट हो जाएगा ये। देखिए, इसको जब अंदर करेंगे तो ये जाएगा 2k m² के फॉर्म में, क्योंकि रूट के बाहर जब निकालेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, m ही बाहर आएगा, अपॉन में क्या आएगा, ये वाला m। ठीक है, अब स्क्वायर से m कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, h/√2k m। ये होती है इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ। दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, बल्कि कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। इन टर्म्स ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर आपसे कोई पूछता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है लैम्डा इक्वल टू h/√2k इंटू m। थोड़ा सा बचा है अभी, इतना कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब सारी कैलकुलेशंस ही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, इसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है। 2b कांस्टेंट होता है। k क्या है, m क्या है, मास। अगर हमको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, हमको एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, कितनी होगी न्यूमेरिकल वैल्यूज में, तो हम क्या करेंगे, h की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 तो रहेगा ही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी अगर हमको पता है तो यहाँ पुट कर देंगे, मास पुट कर देंगे, लैम्डा आ जाएगा, है ना। लेकिन जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसकी एनर्जी किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इफ काइनेटिक एनर्जी इज कैलकुलेटेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कब ली जाती है, जब पार्टिकल चल रहा होता है, मूविंग कंडीशन में होता है। तो बस यहाँ पर आप रिप्लेस कर देंगे, देन के की जगह पर आपको लिख देंगे ईवी। सो लैम्डा इक्वल टू, फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, h/√2 EVm, ये आ गई। इन दोनों में क्या फ़र्क है, इस रिलेशन में और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम मोशन में मान के चल रहे हैं और यहाँ पर उसको रुका हुआ मान के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आप काइनेटिक एनर्जी रखेंगे इस फॉर्मूले में वो जूल्स में होगी। अगर न्यूमेरिकल्स में एनर्जी जूल में दी है, याद रखिएगा, तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है तो ये पुट करेंगे। ठीक, हालांकि दोनों कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं। अब हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यूज पुट करके, कैलकुलेशन करके। नाउ यूजिंग h, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड, ये प्लांक कांस्टेंट होता है। यहाँ पे h रख दिया, 2e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताइए, 1.6 10⁻19 कूलॉम।
V वोल्ट है, पता नहीं है हमको। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 10 की पावर माइनस का 31 kgs। सारी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, पुटिंग वैल्यूज, जरा वैल्यू रख के सॉल्व करिए। यहाँ पे रखनी, V को छोड़ दिए, बाकी सारी वैल्यू रखिए और सॉल्व करके बताइए कितना आता है। ये देखिए, ये लगभग आपको इतना मिलेगा एग्जैक्टली exactly, मीटर्स में 12.27 10 की पावर माइनस 10 अपॉन रूट वी। ये वाला वी जो है, इसकी वैल्यू तो पुट नहीं की, बाकी सबको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। ये स्टैंडर्ड वैल्यू आती है। 10 की पावर माइनस 10 होता है एंगस्ट्रॉम, सिंस 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10, नहीं 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो इसकी जगह पर एंगस्ट्रॉम रख सकते हैं। देयर फोर वी गेट लैम्डा इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट वी। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बताइए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताइए, तो सीधे आप ये वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट वी। वी क्या है यहाँ पर? वोल्ट, पोटेंशियल, वो आपको गिवन होगा। ठीक है। कहीं कहीं पर ये वैल्यू थोड़ा सा डिफर आ जाती है, तो ये भी लिखी मिल सकती है 150 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये भी सही है, दोनों में से कोई एक हो सकती है। इस दोनों का रिजल्ट यही आता है 150 अपॉन रूट वी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पूरा रूट आता है, ये पूरा रूट रहेगा, रूट 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। इसमें क्या है, केवल रूट वी है, इसमें पूरे में रूट है। अंडर रूट 50 को जब आप रूट निकालेंगे तो आपको यही मिलेगा 12.27। बस। ठीक है। तो अब आपका डुअल नेचर का चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म, सारे टॉपिक्स ख़त्म।